पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि यद भावम तद भवति, सर्वम मनसि संस्थितम, यानी वास्तविक शक्ति मन, संकल्प और आत्मबल में है। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने उस संकल्प शक्ति को, आत्मबल को वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में दिव्यांग जन की सामर्थ्य से उद्घाटित होते हुए देखा है। हमारे यहां एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को, जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में ही मैं आपको बताऊं कि हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, ओलंपिक में मेडल जीते हैं वो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की जिस टीम ने देश के लिए पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं, उस टीम का वे भी हिस्सा रहे हैं। आपको अगर देखना है, चित्रकूट में हमारे जो मंडलायुक्त हैं वे दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मंडलायुक्त के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं। एक आईएएस के रूप में वे भी काम कर रहे हैं। यानी हमारी संकल्प शक्ति और हमारा आत्मबल
हमारे द्वारा हमारी सामर्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए भारत की मनीषा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने कभी भी शारीरिक बनावट को व्यक्ति की सामर्थ्य को आंकने का माध्यम नहीं बनाया। हर व्यक्ति ईश्वरीय कृति है और मनुष्य उस ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अगर हम भी हरेक मनुष्य के अंदर, हरेक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें, तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांगजन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि अगर मुझे याद है, जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना। और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। दिव्यांगजन के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई घूसखोरी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांगजनों के लिए अच्छे संस्थान खड़े हों, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब याद करिए, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सब मिलना पहले बहुत कठिन होता था। 2014 के बाद एलएमको कानपुर को प्रेरित करके जीडीआरसी को और तेजी के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी डीडीआरसी थे, ये सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। और कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो डीडीआरसी पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा डीडीआरसी उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे, और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज यह शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है। दिव्यांगजनों को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में उठाया गया एक कदम नए भारत की सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। नया भारत हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के स्वावलंबन के साथ, उनके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। आज आपने देखा होगा कि सरकारी भवन,
परिवहन और सार्वजनिक स्थलों को बैरियर फ्री बनाया जा रहा है। हमने हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाया कि शिक्षा व्यवस्था को सुलभ विद्यालयों में बदलने का अभियान चल रहा है। ब्रेल लिपि, साइलेंस लैंग्वेज, रैंप, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, निःशुल्क परीक्षण और उनके कौशल विकास के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन को 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है और राज्य के अधीन शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई है। भारत सरकार के जो विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजे प्लेयर जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांगजनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने, कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी जिन्हें मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है और मेरी अपील होगी, बच्चा पैदा होने के बाद से ही अगर हम उसका परीक्षण करना प्रारंभ कर देंगे और 5 वर्ष की उम्र तक अगर हम कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई को संपन्न करके उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसे जोड़ देंगे तो बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। मैं भी देख रहा था जिन बच्चों को सफलतापूर्वक यह इम्प्लांट किया गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने अकेले 108 ऐसे बच्चों पे कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है और अभी भी मैं बाहर उन बच्चों को सम्मानित करके आया हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वे भी वहां पे बोल रहे हैं। मानसिक दिव्यांगजन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। आज के इस अवसर पर विवाह प्रोत्साहन और स्वरोजगार के लिए भी 6,100 से अधिक दिव्यांगजनों को दंपति विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है और 8,835 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु धनराशि का वितरण भी अब तक प्रदेश में किया गया है। प्रदेश में 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर प्रारंभ किए गए हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि जो बड़ी कमिश्नरी हैं उनमें एक आध सेंटर और भी अगल बगल के जनपदों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण समय पे हो,
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने तय किया है, एक बार संबंधित विभागों के साथ बैठ करके भी बेहतर रूप से हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष विद्यालय भी बनाए गए हैं जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए प्रयास के नाम पर, मूक बधिर बच्चों के लिए संकेत के नाम पे, मानसिक चुनौती से जूझने वाले बच्चों के लिए ममता के नाम से और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श के नाम पर भी संस्थाएं, कुल 21 ऐसे संस्थाएं प्रदेश भर में संचालित हो रही हैं जिनमें 1488 बच्चे वहां रह करके अध्ययन करते हैं। उनकी सारी सुविधा सरकार उठाती है और सरकार उनका पूरी देखभाल भी वहां पर करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जिसमें दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और सरकार के द्वारा, पूरी तरह सरकार के द्वारा संचालित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में भारत के विश्व वार्षिक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि काम गतिशील भी हो सकता है। आगे क्या कहा, सुनाते हैं आपको। I have spoken about the mobility of people, but I also want to highlight that work can also be mobile. That, if the talent doesn't go out, the out comes to the talent. And we have actually seen this growth of what are called global capability centers in the last few years. I understand today that there are in this country about 1,700 global capability centers, which are about half, they constitute about half the global capability centers in the world. And these are centers where global business has found it more effective, more efficient, really to send the business out and to utilize the talent in a different geography, and obviously given the availability of the talent and the
the efficiency of it in India. We are a strong attractor of that. Again, there are estimates that about 2 million people are currently employed in global capability centers, and I think the rough revenue estimates which people put for global capability centers is somewhere between $65 to $75 billion currently a year. And looking ahead, I mean, certainly as we are moving to an era of AI, of higher skills, of advanced manufacturing, and also of, as I said, of social services of various kinds, we do anticipate a world which will put a greater premium on mobility. And we see ourselves, we are 1/6 of the world's population. But I think if you look in terms of the younger working age population, we would be somewhere between 1/6 and 1/4, would be closer to 1/4 actually of the global workforce of a certain demography. So our relevance to the global talent skill market is actually only going to grow with all of this. And having said all of that, I also recognize that, mobility has its own politics. It has its politics in the receiving society, in the hosting society as well. Managing that is also part of the diplomatic challenge, something that we are gearing up to do. So these were some of the, I think we can be one part of the change, but our partner government has to be the other part of the change. And one of the reasons why we do these agreements is we try to make them understand, look, unless we cooperate, it's in our interest that mobility is legal. It is therefore a corollary of that, it's in our interest to be against illegal, irregular mobility. But that also requires cooperation. So if you can't say I'll do one part and not do the other part. Just like we wouldn't say do the legal and by the way we won't do anything for you on the illegal. But they also cannot expect we'll do everything on the illegal and by the way stay out of the legal. So this is a compact, it is a working arrangement that we have. I mean, the legal and the illegal are two sides of the same coin. We have to cooperate on both. And again, cooperation has many facets here. Often because one big challenge is always that we have an obligation if there is any of our citizens who's abroad illegally. We have an obligation to take them back. I don't think that's standard international practice. But we have to verify that they are indeed ours. So there are a lot of issues here, sometimes documentation. Now, there are countries which cite privacy, but they can't have it both ways. They can't say it's privacy, we can't tell you, but by the way, he's yours, take him back. So we need a degree of transparency and understanding here. And that's really what we try to do, which is really, work out understandings with different countries. And my experience with these 21 odd agreements and, has been that wherever actually we have a formal understanding, over a period of time, it has actually been very effective. It would not be wise of me to give specifics here, but I know there were governments and often my own counterparts personally who began this exercise very skeptically, but then they saw for themselves that how much better the system works when we do have such a collaboration. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।